जी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग रीट वालों। तैयारी कैसी चल रही है तुम्हारी? अब ज्यादा समय नहीं बचा है भाई। इधर उधर ज्यादा चौधर नहीं करें, क्योंकि मास्टरों का आदत होती है कि हर चीज में भाग लेने की। अभी भाग नहीं लेना है, अभी सिर्फ तैयारी करनी है, ज्यादा समय नहीं है। जो पहली बार कर रहे हैं, जिनकी बड़ी समस्याएं आ रही है, तो वो एक तो काम ये करें कि अभी जो लगभग ये मानो 25 दिन है, 25 दिन के अंदर रोज 2 मॉडल पेपर निकाले। और मॉडल पेपर कभी ये सोच के मत निकालना कि इस मॉडल पेपर से प्रश्न आएगा, एक भी नहीं आएगा। ये सोच के निकालें। मॉडल पेपर आपके अभ्यास के लिए। कोई अगर ये कहे ये मेरा मॉडल पेपर खरीद लो, इससे सारे प्रश्न आएंगे, तो गलत है, दिग्भ्रमित करना है। मॉडल पेपर कभी एग्जाम में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कभी याद नहीं रहते। यहां अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवाता हूं ना, वो बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे मैं शॉर्ट्स अच्छे लगते हैं, शॉर्ट्स देखते हो ना, शॉर्ट्स बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन शॉर्ट्स से आप 1 घंटे शॉर्ट्स देखना, मोबाइल साइड में रखना, आप ये नहीं बता सकते कि 3 शॉर्ट्स कौन कौन से देखे। 1 घंटे में आपने कम से कम 100 शॉर्ट्स देखे, आप 3 के नाम नहीं बता सकते, एक ये देखा, एक ये देखा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म चीजें हमारे दिमाग को खराब कर देती है। अगर आप YouTube पे 1 घंटे में 3 वीडियो देखोगे, तो आप आराम से बता दोगे कि सबसे पहले मैंने वो देखा था, फिर वो देखा, फिर ये देखा। तो ऑब्जेक्टिव सोर्स होते हैं, वो कभी सिलेक्शन नहीं देते, वो पढ़ने में अच्छे लगते हैं। या यहां अगर करवाएगा टीचर तो ज्यादा लाइव आ जाएंगे, थोड़ा सा ये होता है। और हम यूट्यूबरों को लाइव का बड़ा ही लालच होता है, बस और कोई लालच ही नहीं है हमें, ठीक। तो इससे क्या होता है, बच्चे को लगता है मेरे समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपके अभ्यास के लिए है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ अभ्यास के लिए निकालो। ऑब्जेक्टिव कभी भी याद नहीं रहते हैं, और किसी के भी नहीं रहते। याद तो मैटर पढ़ा वहां ही रहेगा, मैटर पढ़ा वहां ही काम आएगा। पहली बात तो ये। तो क्यों खुल रही है भाई? ठीक है। ये नई स्लाइड क्यों खुल रही? तो रोज एक नियम बना लो कि एक सुबह एक शाम को मैं 2 मॉडल पेपर निकालूंगा। तो आप 50 मॉडल पेपर अगर कर लेते हो, तो आपका लगभग काम बन जाएगा, ठीक। उस मॉडल पेपर में आप करो, फिर देखोगा आपके कितने नंबर आ रहे हैं, वही आने, बस। और और भी नहीं कर पा रहे हो और आपका कम समय है, तो एक तो मॉडल पेपर निकाल लो 50। एक जो आज तक के आए हुए क्वेश्चन है, उनको जल्दी जल्दी रिपीट मार दो, उनको रट दो। और फिर क्या करेंगे, सॉल्व, क्योंकि हमें 60% लेके आने, हमें ज्ञानी नहीं बनना है। हम बाद में ज्ञानी बनेंगे मेन एग्जाम के लिए, जहां जीके का महत्व है। अब अगर कोई कोर्स लेना चाहेगा, तो एक तो गणतंत्र दिवस का ऑफर भी चल रहा है आपका। और एक ये आपकी 1 साल तक काम आ जाएगा, आगे मैन में भी काम आ जाएगा। इसमें आपको पढ़ना सिर्फ वही चीज है जो आपको नहीं आती है। ये नहीं है कि आप अब कोर्स खरीद के डबल स्पीड में पढ़ना है, जो टॉपिक नहीं आ रहा है सिर्फ वही टॉपिक पढ़ना है, बाकी माथापच्ची नहीं है। ये आपके 1 साल तक आगे काम आएगा, दूसरा फायदा ये। तो चलो फिर चलते हैं हम। आज हमारा नया जो टॉपिक है, वो है शिक्षण उपागम। अलग से दे रखा है आपके, अलग से। हमारी शिक्षण विधियां लगभग कंप्लीट हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी क्या, देखो, हिंदी शिक्षण के उपागम। उपागम एक तो होती है शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां। और ये एक नया नाम आ गया, शिक्षण उपागम। ये शिक्षण विधियां तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि पढ़ाने की एक विधि है भाई। इस विधि से पढ़ाओ, उस विधि से पढ़ाओ, इस विधि से पढ़ाओ, वो तो पढ़ाने की विधि है। और ये उपागम है। उपागम का मतलब वहां तक पहुंचने का एक तरीका। यानी उपागम का मतलब इंग्लिश में इसे मैं अप्रोच कह सकता हूं। शिक्षण विधि है वो ठीक है, लेकिन एक तरीका भी तो होना चाहिए भी। अंदाजे बया बदल देता है बात करने के तरीके को, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं होती। 1 मिनट, ओके आ रहे हो बार बार, दुनिया में कोई भी बात नई बात नहीं होती। ये एक तरीका है, यानी एक प्रकार का अप्रोच है ये। यानी आप उस तरीके तक कैसे पहुंचा जाए, दृष्टिकोण है, पद्धति है। शिक्षण विधियां तो विधियां हैं, और उन विधियों को प्रयोग करने की एक पद्धति कह सकते हैं, तरीका कह सकते हैं, वहां तक पहुंचने की अप्रोच कह सकते हैं। उपागम का मतलब रखो अप्रोच। ये एक प्रकार की, ये कहूं कि शिक्षण प्रणाली है, बस बिगी मानसी है, मिलती जुलती है, ठीक है। उपागम का भी एक चरण है, जैसे कोई कार्य है, एक उद्देश्य है, फिर उसकी योजना होनी चाहिए, संरचना, फिर सामाजिक प्रणाली होनी चाहिए, क्रियान्वयन, फिर मूल्यांकन होना चाहिए। और उपागम भी अलग अलग स्तर पे अलग अलग होता है कि किस स्तर पे हम कौन सा। जैसे मैं एक बात कहूं, जो बातें मैं क्लास में बोलता हूं, शायरी मार दी, डायलॉग मार दिए, पढ़ा दिया,
क्या वो चीज मैं छठी क्लास में कर सकता हूं क्या? कभी नहीं कर सकता। अब जो स्कूल में पढ़ाया टीचर है वो कहेगा ये सुभाषचंद्र क्या बोल रहा है, अब ये देखो कितनी गलत बात बोल रही है। उसे नहीं पता कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूं वो बच्चे मेच्योर बच्चे हैं, उनके लिए मैं कोई दूसरा शिक्षण विधि तो मेरी वही रहेगी, लेकिन उन बच्चों तक पहुंचने का जो मेरा तरीका है वो दूसरा है। छठी क्लास के बच्चे तक शिक्षण विधियां ठीक है, लेकिन उस तक पहुंचने की अप्रोच, उस चीज को डिलीवर करने की अप्रोच वो अलग रहेगी। प्राथमिक स्तर पे आप अलग बढ़ाओगे, इसलिए कोचिंग का मास्टर स्कूल में सक्सेस नहीं हो पाता, स्कूल का मास्टर कोचिंग में सक्सेस नहीं हो पाता, बड़ा मुश्किल कार्य होता है। तो अलग अलग स्तर पे आपको अलग अलग अप्रोच रखनी पड़ेगी। जैसे प्राथमिक स्तर है, एक माध्यमिक स्तर है, और एक कौन सा स्तर हो गया लास्ट, उच्च माध्यमिक स्तर। तीनों स्तरों में आपको अप्रोच अलग अलग स्तर के आधार पे आपको पहुंचना है, उपागम है ये तीनों प्रकार के। तो प्राथमिक स्तर पर तो बताया हर्बर्ट ने, जो स्मृति पे आधारित था। माध्यमिक में से मोरिसन ने बताया, और उच्च माध्यमिक स्तर पे किसने बताया, हंट ने, जो अवबोध के आधार पे था, ये चिंतन क्या था। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। देखो यहां से प्रश्न पक्का आता है भाई, ये पहले बता देता हूं, एक मिनट। प्रश्न यहां से पक्का ही आएगा, ये ध्यान रखना। और बड़ी समस्या है, क्योंकि ये है ही टॉपिक ऐसा। क्या बताए, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैंने ये शिक्षण विधियां तो आप समझ गए कि पढ़ाने की विधियां है कि बच्चे को ऐसे पढ़ाओ, वैसे पढ़ाओ, वैसे रखो, वैसे रखो। उपागम का मतलब एक अप्रोच है वहां तक पहुंचने की, सिखाने का एक तरीका है जो हमें मदद करेगा हर गतिविधि के अंदर। जैसे पाठ को पढ़ाते समय एक पाठ योजना की है, पाठ को पढ़ाते समय क्या कराना, एक तो पाठ योजना बनाते हैं, ठीक है। पाठ योजना हम बच्चों को पाठ समझाने का एक दृष्टिकोण की कैसे समझाएं इसको, बेखातर आप कई प्रकार की शिक्षण विधियां काम में ले दो, वह ही उपागम है एक प्रकार की। यानी जिन तरीकों से हम गुरुजी के करे कंफ्यूज करके छोड़ दी, मैं आप कंफ्यूज हूं थन तो करूंगा, और थे आप कंफ्यूज दूर कर ले शिक्षण उपागम को कर पाओ है। ये रटी रटाई चीजें हैं, या तो पीछे लिखूंगा मैं, या मास्टर कोई भी, मैं का मतलब सब मास्टर आ गए लिखेंगे ना आपको बक देंगे, आप रटो, थारो काम है थे रटो। टॉपिक थोड़ा सा टफ है, समझने की कोशिश मैं कर सकता हूं, समझाने का जक्का तरीका आपा शिक्षण करावा और जकी विधियां करावा भाई उपागम है। बस इंगो मतलब वो है, शिक्षण का दो उपागम प्रमुख है। दो उपागम को मतलब हिंदी की शिक्षण विधि है तो हिंदी का ही दो उपागम होगा। कौन कौन से, एक तो पाठ पढ़ान खातर एक उपागम है, पाठ संसर्ग उपागम, ठीक है। दूसरो है रचना शिक्षण उपागम। जैसे आप गद्य पढ़ाने की शिक्षण विधियां हैं, वैसे ही गद्य पढ़ाने की उपागम भी। जैसे पद्य पढ़ाने की शिक्षण है तो पद्य पढ़ाने के भी तो उपागम होंगे। तो पहला है पाठ सहसरंग उपागम, पहला तो ही बेगो, हाँ गुरुजी वही बेगो। पाठ्य पुस्तक में पाठ पढ़ाते समय जको भाषा है, जकी भाषा में शिक्षा प्रदान करी जा, पाठ में जका शब्द आ रहा है, बांग उच्चारण शब्दार्थ वो मिलती जुलती कुछ देसी बातें। और अब एक बात हो, साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट, साइकोलॉजी में एक उदाहरण दिया जाता है कि अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। तो समायोजन में एक प्रकार है कि जिसका एग्जाम्पल है अंगूर खट्टे। अब रटा रटाई चीज जो मास्टर है ना, वो वही उदाहरण लिखाएगा जो उसकी किताब में वो रट के आया। अंगूर खट्टे की जगह हजारों प्रकार के उदाहरण वो दे सकता है, हजारों प्रकार के। जैसे कि भी आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आपका पुलिस में नहीं हुआ, आप कहते हो ना ना मैं पुलिस की तैयारी करो, पुलिस में बहुत बढ़ने मत मास्टरी करो कराओ, पुलिस की तो ये गयो मंजी की पढ़न। ये भी अंगूर खट्टे का ही उदाहरण है। 2 साल की गेल फिर हाथ को नहीं अगली नटगी, फिर भी मां कमी का डोना ना एकदम को नहीं मैं की लोग मार रहा है। ये भी तो उस तरीके से पेश करना, कोई जरूरी थोड़ी कि जो किताबों में लिखा वही बक दो। उदाहरण हजारों प्रकार के खुद बना सकते हो, भाई तो उपागम है, दक्षता ही है किसी चीज को विकसित करना, ठीक है। ज्यादा स्टूडेंट ने नियमांग चक्र में ना गिरो, ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण पेश करो, लोकल उदाहरण प्रस्तुत करो जो व्यवहार में हो।
इससे भाषा दक्षता में एक रुचि पैदा होगी गद्य में। तो ये उपागम जो है वो एक प्रकार से शिक्षण दृष्टियों बड़ी ही उपयोगी है। क्यों? क्योंकि पाठ पढ़ाते समय स्वाभाविक जो शब्द रचना करेगा जो टीचर, वो टीचर अपनी अलग ही बात रखेगा। ये दूसरा है रचना शिक्षण उपागम। इंगमा रचना का मतलब समझ गया, गद्य। इंगमा की एक बच्चे ने टीचर ने बहुत अच्छा भाषिक तत्व ज्ञान देने को बहुत अच्छा मौका मिले। ठीक है, प्रयोगात्मक अभ्यास को इंगमा बने। रचना का भी दो प्रकार है, एक मौखिक एक लिखित। थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो। लिखित यानी मौखिक रचना में उच्चारण शिक्षण को अधिक अवसर मिलता है बोलने पे, जैसे वार्तालाप करवा दिया, भाषण करवा दिया, वाद विवाद है, समाचार दर्शन है आदि। लिखित में जैसे संक्षिप्तीकरण है, व्याख्या है, लेख है, निबंध है, मुहावरा। अब अपनी बात आई कि तुम्हें सिर्फ थाने एक बतायो है कि उपागम की चीज डिलीवरी अप्रोच पहुंचने की एक प्रकार की शिक्षण विधियां ही है। सीधी सी बात यही है, रटनो है क्या है शिक्षण विधि। जैसे हिंदी शिक्षण का उपागम है, तो रट्टो मारनो यारो हार्वर्ड की पंचपदी शिक्षण व्यवस्था, रट्टो मारना है तो शिक्षण विधि। फिर क्या जॉन डीवी किलपेट्री की शिक्षण विधि बोल दे, उपागम बोलना जरूरी है। मॉरिसन की शिक्षण विधि बोलते यार, ज्यादा ही तू कंफ्यूज, ज्यादा ही मास्टर जी थे कंफ्यूज हो तो, क्योंकि मास्टर ने तू तरह को पसंद को नहीं। बीएस ब्लूम की शिक्षण उपागम, एनसीईआरटी के शिक्षण उपागम, ग्लोबिरियस के उपागम और अमेरिकन उपाय है शिक्षण विधि। तो सबसे पहले यानी इसका ले सकते हो, ये शिक्षण उपागम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, वो है हर्बर्ट शिक्षण उपागम। लो जी, हर्बर्ट शिक्षण उपागम। मैं उम्मीद करिए कि थरकी तो समझ में आयो उपागम, किमी तो है ही होगी वो। इसका जनक कौन है? तो नाम ही बेरो चाल लग रहे बाइडन, आपकी पब्लिसिटी चाहिए, नाम पहले बहुत दिया एयरपोर्ट। जॉन फेडरिक अभी तो बड़ो नाम क्या ले जाए थे बताओ आप के ले लियो हर्बर्ट, और शॉर्ट लेना है तो JW हर्बर्ट। ठीक है, इसका उपनाम है जर्मन उपागम, और इसका प्रयोग पहले अमेरिका में हुआ था 1898 में। ठीक है, 1898 अमेरिका। ठीक है, जर्मन उपागम इसका उपनाम है हर्बर्ट शिक्षण विधि। होया कि कई गुरजिया गुरजी बनाओगे शिक्षण विधि थे, बताओगे गुरजी को काम कर वही बनाओ शिक्षण विधि। तो वो एक मास्टर जी आ, और मास्टर जी का चेला मास्टर जी होशियार, अंग कई चेलिया है जिल्लर राइन, नाम याद रखियो रखो तो जिल्लर है, राइन है। क्यों? क्योंकि मास्टर जी की शिक्षण विधि छेड़खानी करे। और दूसरो है हर्बर्ट स्पेंसर, ए दो अंगी देडी शिक्षण विधि में थोड़ी छेड़खानी करे। आज की शिक्षण विधि दीनी उपागम बोलते हैं शिक्षण विधि को दोबारा देखिए कौन है? हर्बर्ट, ऊपर नाम दोबारा लिख दो हर्बर्ट। इन्होंने जो दी दैनिक पाठ योजना निर्माण पर विचार सबसे पहले इन्होंने दिया। भी एक तो दैनिक पाठ योजना आप पढ़ते हो, बीएड में पढ़ के आए होंगे थोड़ी बहुत। तो दैनिक पाठ योजना पर सबसे पहले इन्होंने विचार दिया। सर्वप्रथम विचार अंगुई दे रहे, इसीलिए हर्बर्ट को दैनिक पाठ योजना का जनक कहा जाता है। यानी दैनिक पाठ योजना का जनक कौन है? हर्बर्ट। ये जो उपागम मैं बता रहा हूं, ये विश्व का सबसे प्राचीन उपागम है, विश्व से पुरानी शिक्षण नीति। और इन आधार पर ही दैनिक पाठ योजना तैयार करी जाएगी। लगभग थे वही काम में लियो पाठ योजना भाईडे के कौन? हर्बर्ट। अब मैं थान कहती हूं कि हर्बर्ट में कितना शब्द है, नई पेज में लिखा नहीं आप। हर्बर्ट क्यों है रे बैठ, मैं थान कहती हूं कि
हर्बर्ट में कितना शब्द है? इन दैनिक पाठ योजना या हर्बर्ट की पाठ योजना, सीधी सी बात है, हर्बर्ट के उपागम कह दियो। ठीक हुआ गुरु जी, 4 है, मैं कह दियो 5 है, बस दोनों याद रखियो 4 5। इसने पहले जो पाठ योजना के 4 चरण दिए थे, सीधा सा बात है, 4 सिद्धांत दिए थे। बाद में आंगो शिष्य आगे कर दियो गोचो, और गोचो करता ही बड़ा आपका एक दो शब्द जोड़े जोड़ता ही हर्बर्ट की पंचपदी व्यवस्था हो गई। पहले हर्बर्ट ने 4 दिए थे, कौन कौन से 4 दिए थे? ये 4 दिए, हर्बर्ट बोलियो स्पष्ट संबंध होना चाहिए, सियानी बात है, सीधी बात, नो बकवास। स्पष्ट संबंध होता ही थे, व्यवस्था कर लो, चंगी भी कर लो, थारी मर्जी, गाड़ी की, रूम की, जो भी। और फिर थे थारा आराम बैठिए, प्रैक्टिकल करो। हर्बर्ट ने, कर्म याद रखना इनका, 4 दिए, हर्बर्ट ने पहले 4 दिए। हर्बर्ट में 4 शब्द है, लेकिन फेमस हुए फिर हर्बर्ट की पंचपदी व्यवस्था। क्यों क्यों आंगो चेलियो आंगो सागे छेड़खानी करती है। स्पष्ट होना चाहिए संबंध, फिर व्यवस्था करो, फिर प्रयोग करो, चारों नाम ध्यान रखना, स्पष्टता, संबंधता, व्यवस्था और प्रयोग या फिर विधि। आंगो चेलियो आयो एक जिल्लर, जीरे ज्यादा करो, कौन आयो? जिल्लर। जिल्लर के करियो 2 भाग और बांट दिया, क्या ना? स्पष्टता का। कौन चेलियो? जिल्लर। चीज एक एक चीज याद रखनी पड़ेगी। शिष्य कौन सा है मैन? एक जिल्लर है, एक राइन है, एक स्पेंसर है। बन 4 सिद्धांत दिया, लेकिन चेलियां छेड़खानी करी थी। जिल्लर के करियो स्पष्टता के सिद्धांत ने 2 भागा बांट दियो, ओज को स्पष्टता है। कुण जिल्लर, ज्यादा जीरे कौन करो? जिल्लर। जिल्लर बोलियो गुरुजी यहां करो, और स्पष्टता जो पहली पोथे स्पष्टता प्रयोग करवाओ इन पढ़ाने खातर। बिगमा 2 चीज जोड़ दी, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। अब बताओ कितना हो गया? बोल गुरुजी अब तो 5 हो गया। अब आपको बोलना पड़ेगा हर्बर्ट की पंचपदी व्यवस्था में क्या क्या है? प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है, अच्छा फिर आगे छेड़खानी और होगी, फिर है, फिर हटेगा। क्या नाम मैसेज आ रही है? 1 मिनट रुकियो, उठा लो, होल्ड रखियो, ठीक है आंटे। हाँ, कौन आए हुए? जिलर। जिलर के जोड़े हुए 2 और जोड़ दिया, कौन सो? प्रस्तावना प्रस्तुति। कौन से तोड़ गए? पहले स्पष्टता सिद्धांत ने तोड़ गए। फिर आंगो एक शिष्य रोंतो और आयो, जगह को राम हो, नाम हो राइन। जिल्लर तो जिरह कर गए, जिरह करे जिसको 2 भागा बांट ही दे। जिल्लर ने तो 2 भागों में बांट दिया, किसको? स्पष्टता को। फिर एक राइन और आयो, राइन बोलियो तो राइन भाई तेरो के उद्देश्य बोल, मेरो उद्देश्य का उद्देश्य कथन और जोड़ो। इस बंदे ने एक नया और जुड़वा दिया, कौन सा? उद्देश्य कथन। यार हम तो को जो काम है बेटी का बाबू। अब हर्बर्ट की पाठ योजना पंचपदीय प्रणाली हो गई। सबसे पहले प्रस्तावना नंबर 1 चेंज कर लूंगा, हर्बर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरो प्रस्तुतिकरण, फिर करनी है तुलना, तीसरो तुलना यानी पुराने के साथ उस पाठ का संबंध, फिर चौथो है सामान्यकरण या व्यवस्था, और 5वां है प्रयोग या विधि। गुरुजी ओके करियो, मैं कौन करियो? हर्बर्ट करियो। प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण 2 है, संबंध कर दियो भी तीसरो, और तो फिर क्या करूं? चौथो व्यवस्था कर दियो, 5वां अभ्यास कर दियो। राइन और नहीं जोड़ो ना जोड़ो, क्या फर्क पड़े? ये जो है ना वो संज्ञानात्मक और स्मृति पर ज्यादा जोर दे। जब पहले वाले पाठ से आप संबंध जोड़ते हो तो वो किस में आ गया? स्मृति पे आ गया। तो जो चीजें रटने पे और पीछे स्मृति पे ज्यादा जोर देती वो अमनोवैज्ञानिक होती है। तो प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण बीच में जोड़ दे, उद्देश्य कथन अगर जोड़ो, क्यों? क्योंकि तीसरो वर्ण बीच में और छेड़खानी करी। समझ गया बात ने? गई मतलब गोड़ो की पाछा ये लिख दिया रो, बे 2 लिखी है 3 लिख दिया रो, मान खत्म करो। राइन ने हटाओ नहीं, बार मारो तो रे बार कट है। देखो है तो इंपॉर्टेंट है भाई, सब बड़ा इंपॉर्टेंट है।
रीट वालों बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितने दिन याद रखना है। हर्बर्ट बहुत इजी है। तो भारत में लगभग वही चाल है, बीएड में थारा वही चाल है। और 1961 दैनिक पाठ योजना निर्माण में एनसीईआरटी उपागम या भारतीय उपागम के आधार पर हो गया 61 बाद। बाकी ये आज भी आप देखो कौन लिखोगे, रिव्यू प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य कथन और प्रस्तुतिकरण है, लिखा को नहीं है बीएड में, याद करो थोड़ा, वो इंगो ही चल रही है। आलिया जी, ये है पहला किसका, हर्बर्ट का पंचपदी योजना। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि औरों से जो पढ़ा उससे मैंने ठीक पढ़ाया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मैं कर सकता हूं भाई, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं कर सकता हूं। अब आप भी कर सकते हैं ना, रे की गणेश पहली समझ में ठीक है, ठीक है सर, इसको डिलीट मार देते हैं। हर्बर्ट है, हर्बर्ट शिक्षण उपागम, पूरा नाम जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट है। प्रयोग 1898 में अमेरिका, ठीक, प्रयोग किया गया। शिष्य इसका जिलर है, राइन है। जिलर बकवास करके दो भागा मारते, राइन एक बीच में उद्देश्य कथन जोड़ देता है, बस। बाकी वो पाठ योजना और वो नाम आपको याद करने हैं, ये लो, ठीक है। जिलर हो गया, ठीक है सर, हो गया। चलो नेक्स्ट, जॉन डीवी का किलपेट्रिक उपागम, मार ही डाला, वो है किलपेट्रिक। किलपेट्रिक उपागम, किलपेट्रिक शिक्षण विधि कह दो भाई, बात तो एक ही है, ज्यादा टाइम नहीं तो स्पीड बढ़ा के देख लेना भाई। जनक कौन है, कौन है, जॉन डीवी का किलपेट्रिक उपागम, ऐसे बोल दो। जनक वैसे विलियम हेनरी किलपेट्रिक, वही है किलपेट्रिक। पूरा नाम ले तो जॉन डीवी, जॉन डीवी विलियम हेनरी किलपेट्रिक। जनक विलियम हेनरी किलपेट्रिक। उरा गुरुजी अण करियो कद करियो, वो अमेरिका को 1918 आपा आजादी लड़ाई लड़ा बेटे में अपने शिक्षण नीतियां गठे देखो कितना आगे है लोग। ये किस पर, ये उपागम करके सीखने पर आधारित है, करके सीखने, किस पर आधारित है, ये करके सीखने पर आधारित है। और क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति खातिर सर्वश्रेष्ठ प्रयोग है। उद्देश्यों प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ उपागम, सबसे बेस्ट उपागम है। इसी पर आधारित महात्मा गांधी का 1837 में जो बुनियादी शिक्षण व्यवस्था जो पाठ योजना का निर्माण किया गया था, और इन उपागम को है, इस शिक्षण विधि को, शिक्षण विधि बोले तो ज्यादा सही रहे, छात्रों में हस्तशिल्प कला, हस्त कौशल का विकास करना है, इसमें आत्मनिर्भरता उत्पन्न होती है। किल पैट्रिक मारे को नहीं जियाते को थन, अब थे 12 उम्र में पड़ गया है नहीं, अकबर ये अकबर बोर ये वो, उनका कोई उपयोग नहीं है। हस्तशिल्प जो दिया जाएगा ना वही है, मारेगा नहीं, जिया देगा आपको। यानी इस उपागम का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य छात्रों में हस्तशिल्प कला या हस्त कौशल का विकास करना, विकास करना, बस वो है। इससे बच्चे में क्या उत्पन्न होगी, आत्मनिर्भरता उत्पन्न होगी। समझ में आएगी बात। और ई उकाबगम का कितना पद है, 6 पद है। ए सबसे पहले सिचुएशन पैदा करो, फिर के समस्या है बिंगो चयन करो कि ये करेंगे हम, फिर समस्या की रूपरेखा बनाओ, फिर काम चालू करो, फिर देखो कि कितो के टावरान हस्तकौशल आयोग को मूल्यांकन, लास्ट में लेखा जोखा प्रतिवेदन तैयार कर। कर्म थोड़ा सा वच ध्यान रखना, ध्यान रखना जरूरी है। ओ गुरु जी डो ये बस है तो डो है तो डो बुड्ढो को नहीं है। बताओ समझ में आयो को नहीं आयो।
ये किसका? मोरिसन। मारेगा नहीं, जिया देगा। इसका मतलब हस्त कौशल सीखो, आत्मनिर्भरता बनेगी। आपको अगर एक भी काम स्कूल में सिखाया होता ना, भले ही वो खाते का काम सिखाया होता, भले हलवाई का काम सिखाया होता, भले कटिंग का काम सिखाया, तो कुछ भी सिखाया होता, आप में ये होता, भले ही आपको ड्राइविंग ही सिखा दी होती स्कूल में, तो आप कहते जरूरत को नहीं बापू तेरी पियांगी 1010 घटी कमा सकू। वो चीज आत्मनिर्भरता लाती है। तो मारेगी नहीं मोरिसन, जीवा देगी आपकी। कौन सी? मोरिसन शिक्षण नीति। ठीक है, ये विलियम हेनरी किलपैट्रिक। किलपैट्रिक मारेगी नहीं जो करके सीखने पर। क्यों? अब मैं थाना कहती हूँ टावरो गाड़ी सीखने में की है, न्यूट्रल करी, लगायो गैर, लगायो पहलो गैर, दियो कलीस दबाए पहलो गैर, दिल दी रेस, गाड़ी छोड़ो, फिर दूसरो लगा, तीसरो सीख के आगे। खुद नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे। तो करके सीखने पर आधारित है। ठीक है, बाकी हस्त कौशल आत्मनिर्भरता होगी। ये 6 पद है। पहले परिस्थिति सिचुएशन क्रिएट करो, फिर योजना समस्या चयन करो, समस्या योजना रूपरेखा बनाओ, फिर काम चालू करो, फिर मूल्यांकन करो, लास्ट आलेखन या प्रतिवेदन तैयार करो। समझ में आयोगे? आ जाओ। ये मोरी सनारो अट्ठा आगे होगे, उल्टो उल्टो हो गयो, उल्टो उल्टो हो गयो। ठीक है भाई, आप स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। देखो मैं तो ये बोलता हूं। ठीक है, अगला है मूल्यांकन उपागम। मूल्यांकन उपागम। ठीक है, ब्लूम उपागम। ब्लूम उपागम, नाम तो एक ही है, कोई फर्क कौन पड़े नाम में? सर नाम मान क्या करने? कौन प्रवर्तक है? ब्लूम है। ब्लूम हो तो ब्लूम होगो, यानी जनक। जनक भी याद रखियो, पूछेंगो बीएस ब्लूम। और टू के प्रश्न पूछेगो, इंपॉर्टेंट है पूरा टॉपिक। 1956, कहां का है? अमेरिका का। इनका स्क्रीनशॉट लेके फिर नोट्स बना लेना चाहिए, या अपने नोट्स में एडिटिंग कर लेना। और इसका विकास जो हुआ 1967 में, इस शिक्षण विधि का विकास हुआ, इस उपागम का विकास हुआ। ये जो ब्लूम होते हैं, ये शिकागो, अमेरिका का है, तो अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय में थे। इन्होंने त्रिआयामी प्रक्रिया को सबसे पहले व्यक्त किया। यानी वैसे देखे तो और 5 पदी दी है हर्बर्ट है, कोई 6 पदी दी है, वो त्रिआयामी प्रक्रिया है। प्रक्रिया 3 पद। ठीक है, इन उपागम को के उद्देश्य है? उद्देश्य प्राप्ति का निर्धारण किया जाना है। यानी ब्लूम के अनुसार, ब्लूम क्या कहता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर पर हुई है, लेवल निर्धारण करना ही मूल्यांकन है। अतः इसे मूल्यांकन उपागम भी कहा जाता है। मूल्यांकन करना है, निर्धारण करना है। छोटो से बस नाम, जगह, फिर 3 कौन सा दिया है ब्लूम, वो अगर लिखो तो लिख लो चाहिए। कौन है? ब्लूम। ब्लूम का मूल्यांकन होगा। सबसे पहले इसने क्या कहा? शिक्षण उद्देश्य। ठीक है, यानी शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। क्या सबसे अधिक जोर इसी पर दिया है? ठीक है, दूसरो अधिगम का अनुभव। ठीक है, तीसरो व्यवहारगत का मूल्यांकन। बस बस, आज मैं था 3 शिक्षण विधियां कह दो, चाहे 3 उपागम कह दो, थारी मर्जी। कल इसको कंप्लीट करेंगे, 2 भागों में बनाएंगे। थोड़ा बड़ो है यार, समझे डाबरो। दोनों टॉपिक, बड़ो टॉपिक है, थीता ही रटो आज। ओके, थैंक यू।